हेलो एवरीवन। आज हम लोग देख रहे हैं भारतीय न्याय संहिता का एक और लेक्चर जनरल एक्सेप्शन। अब जनरल एक्सेप्शन क्या होता है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या होता है या फिर अदर प्रोविजंस जो जनरल एक्सेप्शंस के साथ फॉल करती हैं, उसको हम लोग आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। आज हम लोग पहले अगर हम बात करें हमारा जनरल एक्सेप्शंस का कि जनरल एक्सेप्शन होता क्या है और भारतीय न्याय संहिता में इसको क्यों डालने की ज़रूरत पड़ी। तो जनरल एक्सेप्शन सबसे पहले बात करें तो हमारे चैप्टर 3 में भारतीय न्याय संहिता में दिया गया है, जिसमें टोटल सेक्शंस 14 से 44 तक है, जिसमें जनरल एक्सेप्शंस हमारा 14 to 33 तक है। इट ऑल्सो कंटेंट्स राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जो कि आपको सेक्शन 34 से 44 तक देखने को मिल जाएगा। अब जनरल एक्सेप्शन की बात करें तो सबसे पहले एक्सेप्शन की बात करें तो एक्सेप्शन बेसिकली ये चीज़ होता है जो कि कोई भी चीज़ जनरल थिंग्स से एक्सक्लूड हो जाए, वो हमारा एक्सेप्शन कहलाता है। अब जनरल एक्सेप्शन बात हमारे भारतीय न्याय संहिता में देखें तो दीज एक्सेप्शंस डिफाइन सर्कमस्टांसेस अंडर विच एन एक्ट दैट वुड अदरवाइज बी कंसिडर्ड अ क्रिमिनल ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल अंडर दिस संहिता, as well as they provide legal defenses for actions that may be justified or excusable under specific conditions। अब इसमें बात करें तो अगर हमारा भारतीय न्याय संहिता देखें तो वो ऑफेंस को पनिशेबल करता है। अब जनरल एक्सेप्शंस जो है या फिर राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है, ये कुछ एक्सटेंट तक कुछ सर्कमस्टांसेस में या फिर कुछ कंडीशंस में आपको लीगल डिफेंस प्रोवाइड करता है। उस ऑफेंस को कमिट करने के बाद भी आप उस चीज़ के लिए पनिशेबल नहीं होंगे। अब इसमें बात करें तो हमारे पास अब जनरल एक्सेप्शन जो कि हमारा 44 तक है, 14 से स्टार्ट है, जिसमें इंक्लूडिंग राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है। तो अगर हम जनरल एक्सेप्शंस के लिस्ट को देखें तो वो हमारा 14 से 33 तक फॉल करता है, जिसमें सबसे पहले अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट। अब मिस्टेक ऑफ फैक्ट क्या होता है, इसको हम लोग आगे के 14 के सेक्शन में देखेंगे, एज वेल एज इससे जो भी एक्ट है कनेक्टेड जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ है, जो कि सेक्शन 17 में मेंशन है, उसको भी आप मिस्टेक ऑफ फैक्ट जस्टिफाइड बाय लॉ बोल सकते हैं। दूसरा अगर हम बात करें जुडिशियल एक्ट में ये होता है कि अगर जजेस कोई वर्क करते हैं या फिर जजेस के ऑर्डर पे कोई करता है वर्क, तो वो चीज़ पनिशेबल नहीं होती है, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। मोस्ट कॉमन डिफेंस जो कि मतलब एक कॉमन मैन के द्वारा लिया जाता है, जिसको हम लोग सेक्शन 18 में देखेंगे, वो है एक्सीडेंट एक मतलब आए दिन होने वाली घटनाएं हैं जो कि लोगों के द्वारा घट जाती है। कुछ इंटेंशनली भी होती हैं, कुछ विदाउट विथ मिसफॉर्चून भी हो जाती हैं। तो ऐसे को भी हम लोग आगे देखेंगे कि एक्सीडेंट बेसिकली होता क्या है। इसके बीच में एक और सेक्शन है, सेक्शन 19, जिसको अगर हम लोग नेसेसिटी का डिफेंस करते हैं। उसमें आप एक लो क्राइम करके या फिर एक माइनर क्राइम करके एक बिग हार्म को प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये हम लोग नेसेसिटी का डिफेंस सेक्शन 19 में देखेंगे। फिर आता है कि एब्सेंस ऑफ क्रिमिनल इंटेंट, जहाँ पे चाइल्ड हो गए बिलो 7 ईयर्स या फिर 7 to 12 ईयर्स, साथ साथ अनसाउंड माइंड और इंटॉक्सिकेशन के भी स्टेज में हम लोग ये देखेंगे कि वहाँ पे उस बच्चे का क्रिमिनल या फिर उस पर्सन का क्रिमिनल इंटेंशन या फिर इंटेंट उसका क्या था, ये हम लोग आगे के सेक्शंस में देखेंगे। फिर आता है कम्युनिकेशन, जहाँ पे जैसे कि डॉक्टर्स को कम्युनिकेट करना पड़ता है या फिर बहुत सारे थिंग्स में कंसेंट इम्पॉर्टेंट होता है, वो हम आगे कम्युनिकेशन में देखेंगे। एक्ट टू विच अ पर्सन इज कंपेल्ड बाय थ्रेट। अब इसमें क्या होता है कंपेल्ड बाय थ्रेट, ऐसे आपको एक एग्जांपल दे कि आप ये काम करो नहीं तो मैं उसको मार दूंगा, ये मैंने आपको थ्रेट दिया। अगर आप उस काम को कर देते हो तो वो मेरी थ्रेट की वजह से हुआ, और उस थ्रेट को आप मतलब प्रिवेल करने के लिए अगर आप डिफेंस ले लेते हो, तो ये हम लोग देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक आप थ्रेट को कंपेल कर सकते हो। उसके बाद ट्रिफलिंग एक्ट्स हो गया। ट्रिफलिंग एक्ट मतलब एक जो कि स्लाइट हार्म होता है, एक तरह से बोले तो पीटी हार्म्स हो गए, कि जैसे लाफा मार दिया थोड़ा सा एकदम सर पे, ऐसे छोटे छोटे एक्ट्स के बारे में भी प्राइवेट डिफेंस मिल जाता है। अब राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस बात करें जो कि हमारा 34 से 44 है, इसमें आप कहाँ तक एक्सटेंट ले सकते हो, डेथ तक या फिर इम्प्रिजनमेंट, जो भी वहाँ पे देखेंगे कि किस एक्सटेंट तक आप प्रॉपर्टी को या फिर बॉडी को
प्रोटेक्ट कर सकते हो। अगर हम आज की बात करें तो आज हम लोग सेक्शन 19 नेसेसिटी तक देखेंगे। इसके बाद आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसको आगे ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मिस्टेक ऑफ फैक्ट, जो कि सेक्शन 14 में दिया गया है, इसमें आप ये मैक्सिम याद रखिएगा जिसमें इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट एक्सक्यूजेज होता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नहीं होता है। अगर अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो बेयर एक्ट ये कहता है नथिंग इज एन ऑफेंस, nothing is an offense which is done by a person who by reason of mistake of fact or not by reason of a mistake by law in good faith believes himself to be bound by law to do it। अब इसका क्या मतलब हुआ? ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज पूरी है जिसको थोड़ा सा ब्रेक किया गया है। अब कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं है कब? अब ऑफेंस कब नहीं है उसके ये कंडीशंस है। सबसे पहले कौन करता है? कोई भी ऐसा पर्सन जो मिस्टेक ऑफ फैक्ट में है, ना कि वो मिस्टेक ऑफ लॉ। उसको फैक्ट का मिस्टेक है, लॉ का नहीं। आगे हम लोग इसके इलस्ट्रेशन भी देखेंगे ये वाले, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। और वो बिलीव कर रहा है कि वो इस कार्य को करने के लिए बाउंड बाय लॉ है इन गुड फेथ में। अब हम पहले इलस्ट्रेशन देखते हैं, फिर अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर से एक बार देख लेंगे। अ सोल्जर फायर्स ऑन अ मॉब बाय द ऑर्डर ऑफ हिज सुपीरियर ऑफिसर in conformity with the commands of the law, A has committed no offense। अब A एक सुपीरियर है, ऑर्डर दे रहा है कि मॉब पे फायर करो। अब मॉब पे फायर करने का ऑर्डर देने के बाद ऑर्डर दे देता है सुपीरियर। अब ये जो सोल्जर है ये अगर फायर करता है तो ये यहाँ पे सुपीरियर के द्वारा बाउंड बाय लॉ हो जाता है। और साथ साथ अब बाउंड बाय लॉ होने के बाद अगर कोई गलती भी हो भी जाती है तो वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट है, क्योंकि वो यहाँ पे लॉ के द्वारा बाउंड है और वो एक्ट सुपीरियर के ऑर्डर पे गुड फेथ में कर रहा है। इसका दूसरा इलस्ट्रेशन देखें तो एन ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट, एक है जो एक ऑफिसर है कोर्ट का, बीइंग ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू अरेस्ट वाई, उसको कोर्ट क्या ऑर्डर देती है? वाई को अरेस्ट करने के लिए। एंड आफ्टर ड्यू इंक्वायरी बिलीविंग जेड टू बी वाई, अरेस्ट जेड। बाद में जब वो पूरी तरीके से इंक्वायरी कंप्लीट कर लेता है, उसको ऐसा लगता है वाई जो है वो जेड है, मतलब जो जिसको अरेस्ट करने गया है वो ये जेड जो उसको दिख रहा है वो वाई है, तो वो जेड को अरेस्ट कर लेता है। तो इस सिचुएशन में वो जो है जब जेड को अरेस्ट करता है तो वो यहाँ पे बाउंड बाय लॉ भी है, गुड फेथ में एक्ट भी कर रहा है और वो पूरी तरीके से इंक्वायरी भी कंप्लीट करता है और बिलीव ऐसा करता है कि जो जेड है वो वाई है। उस चीज़ में वो यहाँ पे मिस्टेक ऑफ फैक्ट कर रहा है। अब इसके साथ साथ एक और सेक्शन देखें जो कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट की बात करता है, जो कि जस्टिफाइड बाय लॉ होता है, सेक्शन 17 ऑफ BNS हमारा जस्टिफाइड बाय लॉ की बात करता है। अब इसका हम अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें तो एक्ट डन बाय अ पर्सन जस्टिफाइड। अब जस्टिफाइड का क्या मतलब होता है ये हम देखेंगे। और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड, और उसको मतलब ऐसा मिस्टेक ऑफ फैक्ट रहता है कि वो जस्टिफाइड भी है। तो ये दो कंडीशंस में। अब नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय एनी पर्सन हु इज़, एनी पर्सन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन है, इसमें आप ऑफिसर या फिर नहीं, एक कॉमन पीपल भी इस चीज़ को एक्ट कर सकता है, कॉमन पीपल भी। तो कौन कौन वो होंगे? जस्टिफाइड बाय लॉ, बाय ऑफ अ रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट और नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। ये जो तीन ये लाइन्स हैं, ये जो तीनों पार्ट है, ये एग्जैक्ट सेक्शन 14 की तरह है। हु इज़ बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड नॉट बाय रीजन ऑफ अ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो इसमें देखें तो ये तो सेम है। अब सेक्शन 17 में डिफरेंट क्या है? वो है अगर हम देखें बिलीविंग हिमसेल्फ जस्टिफाइड बाय लॉ इन डूइंग इट। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे क्या था? बिलीविंग हिमसेल्फ टू बाउंड बाय लॉ। यहाँ पे एक ऑफिसर बाउंड होता है लॉ के उस चीज़ को करने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? जस्टिफाइड बाय लॉ। अब हम जस्टिफाइड का बात करें तो यहाँ पे जस्टिफाइड बाय जो लॉ है, यहाँ पे ये कोई भी पर्सन ऐसा मान लेता है कि गुड फेथ में बिलीविंग हिमसेल्फ कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है कोई भी ऐसा एक्ट करने के लिए। अगर हम इसका इलस्ट्रेशन देखें तो इस इलस्ट्रेशन में बेसिकली बात ये करता है कि एक पर्सन है, वो रास्ते से जा रहा था, तो रास्ते से जाने वक्त वो पर्सन देखता है एक
पर्सन के को मारा जा रहा है, तो वो क्या करता है, जाके दूसरे पर्सन जो उसको मार रहा है, कि यहाँ पे एक एग्जांपल ले ले, ए सीज जेड कमिट व्हाट अपीयर्स टू ए टू बी अ मर्डर। अब यहाँ पे ए और जेड की, ए को देखते हैं, एक वो पर्सन हो गया जो कि रास्ते से जा रहा था, और जेड, यहाँ पे जेड क्या कर रहा है, देख रहा है जेड को कि जेड कमिट कर रहा है। क्या कमिट कर रहा है, एज अ मतलब प्रिटेंड, इसको लग रहा है कि जेड मर्डर कमिट कर रहा है। अब वो क्या करता है, देखता है, तो वो जाके जेड को पकड़ लेता है। अब जब जेड को वो पकड़ लेता है, तो बाद में जब जेड को वो पकड़ लेता है, तब वो देखता है कि जब वो एक मतलब जो भी अथॉरिटी है, नियरेस्ट अथॉरिटी जो है, उसके सामने ले जाता है पकड़ के, एज मानते हुए कि वो मतलब बिलीविंग हिमसेल्फ कि वो जस्टिफाइड बाई लॉ है, और सामने जो मर्डर हो रहा है उसको प्रिवेंट करने के लिए जेड को पकड़ के प्रॉपर अथॉरिटी के पास वो ले आता है। अब यहाँ पे ए हैज़ कमिटेड नो ऑफेंस। अब क्यों वो ऑफेंस नहीं किया, ऐसे तो आप किसी को पकड़ नहीं सकते हो, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन हो जाएगा वो, क्योंकि आप किसी पर्सन को पकड़ लेते हो। यहाँ पे आप देख रहे हो, मतलब वो पूरा डिसीजन लगा लेता है, दिमाग लगा लेता है, फिर उसको पकड़ के प्रॉपर अथॉरिटी के पास दे देता है। अब प्रॉपर अथॉरिटी के पास देता है, तो वहाँ पे ये इसलिए कमिट काम नहीं किया, क्योंकि वहाँ पे अगर जेड देखे तो जेड मर्डर एक्ट कर रहा था, एज अ प्रिटेंड कर रहा था कि वो मर्डर है, लेकिन वो क्या कर रहा था, सेल्फ डिफेंस में कर रहा था। तो ये चीज़ ए को नहीं पता थी, इस वजह से वो जस्टिफाइड बाई लॉ था, और जो एक्ट वो किया है 17 में, वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड था और गुड फेथ में था, और वो मिस्टेक ऑफ फैक्ट था, मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं था। ये हमारा हो गया मिस्टेक ऑफ फैक्ट एंड जस्टिफाइड बाई लॉ। इसके बाद अगर हम बात करें तो सेक्शन 15 और सेक्शन 16 जजेस के द्वारा एक्ट करना, और जजेस के ऑर्डर पे जो पर्सन एक्ट करता है उनके द्वारा बताया गया है। दो लोग होते हैं, एक हो गया जजेस और एक हो गया जो उनको उनके ऑर्डर को फॉलो करते हैं, वो उनके ऑर्डर को या फिर कोर्ट के ऑर्डर को। अब सेक्शन 15 बात करता है नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज। कोई भी ऐसा ऑफेंस जो कि जज के द्वारा किया जा रहा है। अब इसमें क्या होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड, व्हेन एक्टिंग जुडिशियली, कोई भी जज जब एक्टिंग जुडिशियली कर रहा है, इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर इन गुड फेथ ही बिलीव्स टू बी एंड गिवन टू हिम बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा उसको पावर दिया गया है, साथ साथ वो उस चीज़ को गुड फेथ में कर रहा है, उसको उस चीज़ की नॉलेज नहीं है। अब जजेस का काम होता है पनिशमेंट देना। अब पनिशमेंट देना गुड फेथ में भी हो गया और एक्टिंग जुडिशली भी हो गया। अब दो एडवोकेट्स जो भी प्लीड कर रहे हैं, प्लीड करने के बाद जजेस को ये जजमेंट देना होता है, तो वो जजमेंट ऐसा है उसको है कि वो जुडिशली एक्ट करता है, उसको जो भी स्टैट्यूट्स है उसके थ्रू ही पनिशमेंट देनी होती है, जो कोई लॉ के द्वारा दिया जा रहा है, गुड फेथ में दिया जा रहा है। तो ऐसे पनिशमेंट उसके पर्सनल ओपिनियन को छोड़ के लॉ के द्वारा किए जाने वाले, अगर कोई ऐसा मतलब जजेस के द्वारा गलत फैसला दे दिया जाता है, गलत फैसला इन द सेंस यहाँ पे ये हो गया कि मतलब सब चीज़ को सुन के अगर वो फैसला भी देता है और वो उस लॉ के अकॉर्डिंग सही है, तो उसमें जजेस जो है वो उसको एक्सेप्शन माना जाता है कि जजेस के द्वारा जो भी वो जजमेंट दिया जाता है वो यहाँ पे पनिशेबल इस ऑफेंस के लिए, मतलब वो ऑफेंस नहीं कह के उसको एक्सेप्शन में रख दिया गया है। अब उसके साथ साथ ही सेक्शन 16 जो है वो एक्ट डन बाय परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। अब यहाँ पे क्या हो गया, सेक्शन 15 में बताता है कि जजेस जो है वो प्रोटेक्ट है, किससे, उनको वो एग्जम्प्ट है, उनको प्रोटेक्शन मिला हुआ है भारतीय न्याय संहिता में कि वो किसी भी पनिशमेंट को दे सकते हैं, आइदर ही नोज और नो। जो हमारे एडवोकेट्स लीड करते हैं उन पे वो डिसीजन अपना दे सकते हैं। अब बात रही कि जजेस, अब जजेस के साथ साथ वो लोग भी प्रोटेक्ट हो जाते हैं जो उस ऑर्डर को फॉलो करते हैं। अब जैसे इस जज ने ऑर्डर किया, मान लीजिए कि कोई भी ये डिस्ट्रिक्ट में एक ऑर्डर आया कि पुलिस को कोई भी एक्ट करना है, या फिर वो एक पनिशमेंट एक ऑर्डर देते हैं कि किसी भी पर्सन को जाके जेल में डाल दो। अब जो पर्सन होता है वो बस उस ऑर्डर को फॉलो करता है, तो ऑर्डर को जब वो फॉलो कर रहा होता है पर्सन, तब वो कोई भी क्राइम नहीं कर रहा होता है, क्योंकि वो कोर्ट ऑफ जस्टिस, ये जो कोर्ट ऑफ जस्टिस है ये, या फिर जजेस या फिर उसके ऑर्डर्स को फॉलो कर होता है। परसुएंट मतलब डायरेक्शन, उसके डायरेक्शन को ही फॉलो कर रहा होता है। बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखे, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज़ डन बाय परसुएंस ऑफ,
ये एक वर्ड हो गया कि डायरेक्शन के पे, और विच इज़ वारंटेड बाई अ जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा, ऐसा वो अब यहाँ पे भी न ये देखा जाए, कोर्ट ऑफ जस्टिस के द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को अगर वो फॉलो करता है और अगर वो परसुएंट में उसके वर्क करता है तो वो इस चीज़ के लिए वो मतलब भारतीय न्याय संहिता से एग्जम्प्ट हो जाता है। अब आता है नॉट विथ स्टैंडिंग द कोर्ट में हैव हैड नो जुरिडिक्शन टू पास सच जजमेंट और ऑर्डर। अब प्रोवाइडेड दैट पर्सन डूइंग एन एक्ट गुड फेथ बिलीव दैट द कोर्ट हैड सच जुरिडिक्शन। अब यहाँ पे बात करता है कि ऊपर दिए गए बातों से इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जो पर्सन मान लीजिए ये ऑर्डर को, कोर्ट के ऑर्डर को फॉलो कर रहा है, अब कोर्ट के ऑर्डर को ये फॉलो कर रहा है तो इसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि ऊपर जो जज साहब ये बैठे हुए हैं, ये जज साहब जो कोर्ट ऑफ जस्टिस में या फिर कोर्ट से जो ऑर्डर आ रहा है कि वो देखेगा कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है कि नहीं। इन सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है अगर वो एक्ट गुड फेथ में कर रहा है, ऐसा बिलीव करते हुए कि कोर्ट के पास जुरिडिक्शन है और वो कोर्ट गलत फैसला नहीं दिया है, अपने जुरिडिक्शन में दिया है। तो ऐसे सिचुएशन में अगर ये एक्ट करता है तब भी ये सिचुएशंस में एग्जम्प्ट हो जाता है। अब 16 के साथ साथ अगर हम 17 देखें, ये आपका पूरा बेयर एक्ट की लैंग्वेज है, जो कि हम लोग आगे पीछे देखें। नथिंग विच हैज डन इन परसुएंस ऑफ, अब वहाँ पे बेयर एक्ट को ब्रेक कर दिया गया, परसुएंस ऑफ ऑल विच इज वारंटेड बाय द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट इफ डन वेल सच जजमेंट और ऑर्डर remains in force is an offence. Notwithstanding, the court may have had no jurisdiction to pass such judgment or order, provided the person doing the act in good faith believes that the court has such jurisdiction. वही बात है जो पीछे की जो भी मतलब जो भी पर्सन एक्ट कर रहा है कोर्ट ऑफ जस्टिस में या फिर कोर्ट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहा है, वो पर्सन एग्जम्प्ट हो जाता है भारतीय न्याय संहिता में। साथ साथ वो उसको ये बस बिलीव होना चाहिए कि वो गुड फेथ में एक्ट कर रहा है और वो जो भी कोर्ट है उसको जुरिडिक्शन है कि नहीं है उससे इसको कोई मतलब नहीं होता है। अब अगला अगर हम डिफेंस की बात करें, जो कि एक इम्पॉर्टेंट डिफेंस है और एक कॉमन पीपल इसको बहुत ही सारे केसेस में, मैक्सिमम केसेस एक्सीडेंट के होते हैं। तो अगला हमारा जो जनरल एक्सेप्शन है सेक्शन 18 एक्सीडेंट। अब एक्सीडेंट इज डूइंग अ लॉफुल एक्ट व्हेन, अब एक्सीडेंट, अब किसी को यहाँ पे एक्सीडेंट में किस एक्सटेंट तक हो सकता है, यहाँ पे आपकी डेथ तक एक्सटेंट हो सकती है, किसी पर्सन की डेथ भी हो सकती है। अब हम डेथ की बात करें तो कहाँ तक डेथ आपका एग्जम्प्टेड है, तो सबसे पहला वर्ड बोलता है एक्सीडेंट इन डूइंग अ लॉफुल एक्ट। कब? अ लॉफुल एक्ट। अब लॉफुल एक्ट क्या होता है ये हम लोग आगे देखते हैं। अब जब एक्सीडेंट जो है लॉफुल एक्ट होता है तब वो क्या हो जाता है, हमारा एक्सेप्शन हो जाता है, जो कि सेक्शन 18 है एक्सेप्शन। अब इसका बेयर एक्ट का लैंग्वेज देखें, नथिंग इज एन ऑफेंस। कब? कोई भी एक ऑफेंस नहीं होता है विच इज डन बाय एक्सीडेंट। अब यहाँ पे भी एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून, मिसफॉर्च्यून जो आपके हाथ में ना हो, सिंपल सी चीज़ है। एंड विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन, क्या वर्ड आया? क्रिमिनल इंटेंशन। और क्रिमिनल इंटेंशन के साथ साथ नॉलेज। यहाँ पे मतलब जो एक्सीडेंट है, एक्सीडेंट कब नहीं हो? एक्सीडेंट और मिसफॉर्च्यून से। अब जो भी एक्ट होना चाहिए उसमें आपका इंटेंशन क्या नहीं होना चाहिए? इंटेंशन प्लस नॉलेज। इंटेंशन और प्लस नॉलेज जब आपका नहीं होगा, मतलब एक वर्ड बोले सिंपल वर्ड में, लेमैन वर्ड में, कि एक्सीडेंट या मिसफॉर्च्यून से हो जो कि आपके हाथ में नहीं हो, जहां आपका इंटेंशन और नॉलेज नहीं हो, डूइंग अ लॉफुल एक्ट। अब लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स, ये क्या होता है ये हम लोग अभी आगे देखेंगे। बेयर एक्ट की लैंग्वेज आप सिंपल सी वर्ड में समझ लीजिए कि मान लीजिए एक गाड़ी जो है रास्ते पे जा रही है और वो अपने साइड से जा रही है, अपने साइड से जा रही है, प्रॉपर वे में जा रही है, एक प्रॉपर स्पीड से जा रही है। इस चीज़ को बोले लॉफुल मीन्स आप अपने रोड में ट्रैफिक लाइट का फॉलो कर रहे हो, सारे चीज़ प्रॉपर एंड केयर एंड कॉशन। ऐसा हुआ कि आप प्रॉपर ब्रेक भी लगाए, प्रॉपर स्पीड भी है, सीट बेल्ट भी पहने हो आप, हर चीज़ लॉफुल है। फिर अगर बाय मिस फॉर्च्यून कोई भी एक्ट हो जाता है तो उसको हम एक्सीडेंट बोल सकते हैं।
अब अगर हम इसको ब्रेक करें बेयर एक्ट को अपने, नथिंग इज एन ऑफेंस, यहाँ भी वही चीज़ है, नथिंग इज एन ऑफेंस बाई एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, जो कि आपके हाथ में नहीं हो, वो एक्सीडेंट ठीक हो गया या फिर मिसफॉर्चून से हो गया, विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन और विदाउट एनी नॉलेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड है कि क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज आपका वहाँ पे बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर क्रिमिनल इंटेंशन या नॉलेज हो गया तो फिर आप कहीं ना कहीं भारतीय न्याय संहिता के किसी न किसी सेक्शन में जिस एक्सटेंट तक ऑफेंस कमिट हुआ है उस एक्सटेंट तक आप फॉल कर जाओगे। तो इसके बाद अब ये चार चीज़ें जो हम लोग ऊपर देखें, लॉफुल एक्ट, लॉफुल मैनर, लॉफुल मीन्स, प्रॉपर केयर एंड कॉशन, ये आप अगर कर रहे हो प्रॉपर वे में, ये जो गाड़ी है ये गाड़ी अपने रास्ते से जा रही है, ये गाड़ी अपने रास्ते से आ रही है, ये दोनों ने सीट बेल्ट लगाया है, उसके बाद प्रॉपर वे, स्पीड भी प्रॉपर है दोनों की, मान लीजिए 120 स्पीड कहीं पे लिखा हुआ है बोर्ड पे, तो बोर्ड पे लिखा हुआ है आप 60 से जा रहे हो, प्रॉपर सीट बेल्ट है, प्रॉपर अनकेशन, आप इधर से आ रहे हो आप प्रॉपर ब्रेक भी लगाए, अपने रास्ते से जा रहे हो, रेड सिग्नल दिख रहा है उसको आप फॉलो भी करते हो, तो ये आपका हो गया सब एक्ट, मैनर, मीन्स और प्रॉपर केयर एंड कॉशन। ये चारों चीज़ को आप अगर फॉलो कर लेते हो, चारों चीज़ों को आप तरीक़ा से प्रॉपर वे में ये फॉलो करते हो, सारे रूल एंड रेगुलेशंस, उसके बाद भी आपके हाथ में जो चीज़ ना हो, मिस फॉर्च्यून से या एक्सीडेंट से कुछ अगर हो जाए तो उसको हम लोग एक्सीडेंट बोलेंगे। अब यहाँ पे जो हमारा इलस्ट्रेशन दिया हुआ है इसमें बोल रहा है कि जहाँ पे अगर प्रॉपर केयर एंड कॉशन की ज़रूरत नहीं है और जहाँ पे मतलब आपकी एक सिंपल वर्ड में बोले तो जिम्मेदारी नहीं है, तो ऐसे एक्ट कहीं ना कहीं एक्सक्यूजेबल हो जाते हैं, उनको आप ऑफेंस, मतलब ऐसे सिचुएशन जहाँ पे आपकी एक्ट करने की वो नहीं बनती है कि आप प्रॉपर केयर एंड कॉशन करो या फिर आपकी जिम्मेदारी नहीं है, तो वैसे एक्ट आपको एक्सीडेंट में एक्सक्यूजेबल हो जाते हैं। ये हमारा हो गया एक्सीडेंट। केस लॉज है, तो केस लॉ की बात करें तो केस लॉ भी जनरल एक्सेप्शंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जनरल एक्सेप्शन और प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो जाने के बाद आपको सारे केस लॉ एक पास दे दिए जाएंगे। उससे सबसे बेनिफिट ये है कि एक पास केस लॉ होने से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है, आप दोबारा उस केस लॉ को रीड करिएगा तो कॉन्सेप्ट प्लस केस लॉ दोनों को आप एक मतलब दो चीज़ों को पढ़ने, एक चीज़ों को दो बार पढ़ने से आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे। अगर अब इसके बाद अगर हम सेक्शन 19 की बात करें जो कि आपका नेसेसिटी है। अब नेसेसिटी बेसिकली होता क्या है, कोई भी एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म, आप कोई भी एक्ट कर रहे हैं जहाँ पे आप मतलब हार्म कॉज करिएगा, जहाँ पे हार्म कॉज होगा, बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट अदर हार्म। अब यहाँ पे कोई भी बड़ा हार्म हो जा रही है, मान लीजिए एक स्मॉल, आगे इलस्ट्रेशन में ये एक इलस्ट्रेशन है कि जैसे यहाँ पे आपका घर बना हुआ है, 4-5 घर है और बीच में एक यहाँ पे आप एक घर है। अब दो घर में जब आग लगती है यहाँ पे तो जो घर जलने लगते हैं, तो आप ऐसा प्रिवेंट कर सकते हो कि मान लीजिए यहाँ पे पूरा कॉलोनी है, तो आप ये एक घर को जला के बाकी सारे घर को आप यहाँ पे प्रोटेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे सारे घर को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, जिससे क्या होगा, ये सारे घर सिर्फ एक घर के एक छोटे से हार्म को करके बाकी बड़े हार्म को आप प्रोटेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आपका इंटेंशन नहीं है उस घर को गिराना, लेकिन एक ऐसी मजबूरी है जिससे आप एक बड़े हार्म को प्रोटेक्ट कर सकते हो। अब हम बेयर एक्ट की लैंग्वेज देखें, नथिंग इज एन ऑफेंस, यहाँ भी सारे आपको एक्सेप्शन में ये चीज़ मिलेगा, नथिंग इज एन ऑफेंस मेयरली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद द नॉलेज दैट इट इज़ द लाइकली टू कॉज हार्म। अब यहाँ पे क्या देखें, आपका इंटेंशन नहीं है, क्या है, इंटेंशन नहीं है, लेकिन आपको नॉलेज है कि ये जो हार्म कर रहे हैं ये एक हार्म है, ये आपका यहाँ पे नॉलेज है कि मैं ये हार्म कर रहा हूँ, हो सकता है ये स्लाइट हार्म हो या बड़ा हार्म हो, लेकिन इसके वजह से आप बड़े हार्म को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अब इफ़ इट डन विदाउट एनी क्रिमिनल इंटेंशन टू कॉज हार्म इन गुड फेथ फॉर द पर्पस ऑफ प्रिवेंटिंग और अवॉइडिंग, ये इंपॉर्टेंट है, प्रिवेंटिंग एंड अवॉइडिंग अदर हार्म टू पर्सन और प्रॉपर्टी। यहाँ पे दोनों ये है कि आपका नॉलेज है कि वो जो आप हार्म कर रहे हो, स्लाइड हार्म कर रहे हो, किस चीज़ के लिए, क्या है उसका पर्पस है, प्रिवेंट करना और अवॉइड करना। क्या अवॉइड करना, आपका पर्सन
और प्रॉपर्टी। ये दो चीज़ों को बचाने के लिए प्रिवेंट और अवॉइड स्लाइट हार्म आप कर सकते हो। क्या? प्रिवेंट बिग हार्म को प्रोटेक्ट करने के लिए। ठीक है, अब इसके एक्सप्लेनेशन को देखें हम। इट इज़ द क्वेश्चन ऑफ फैक्ट इन सच केस वेदर द हार्म टू बी प्रिवेंटेड और अवॉइडेड वाज सच अ नेचर and so imminent as to justify or excuse the risk of doing the act with the knowledge that it was likely to cause harm। अब यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हमारा बस इतना कहना चाहता है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा सिचुएशन है, तो जो भी हमारा एक्ट होगा या फिर जो भी केस होगा, ये एक्ट टू एक्ट डिफ़र करेगा कि वहाँ पे आपकी नेसेसिटी की कितनी इंपॉर्टेंस थी और आपने कितना किया, कितना इंपॉर्टेंस था, आपका इंटेंशन क्या था और वहाँ पे आपका नॉलेज क्या था। ये एक्ट टू एक्ट या फिर जो भी आप प्रिवेंट करिएगा, जो भी केस है, केस टू केस डिफ़र करेगा। अब इसके इलस्ट्रेशन देखें तो इसके इलस्ट्रेशन जो है, ये आपका दो इलस्ट्रेशन है। पहले इलस्ट्रेशन में यही बात करता है कि जो एक, ये आपका दो इलस्ट्रेशन हो गया। अब इलस्ट्रेशन की यहाँ पे बात करें तो द कैप्टन ऑफ वेसल, वेसल की आपको जो डिफिनेशन क्लॉज है उसमें आपको वेसल का डिफिनेशन दिया हुआ है। अब अ कैप्टन अ वेसल सडनली एंड विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट है आपका? विदाउट एनी फॉल्ट, विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। विदाउट एनी फॉल्ट और नेग्लिजेंस ऑन हिज पार्ट। यहाँ पे क्या क्या नहीं है आपका? नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस नहीं है, या फिर कोई भी ऐसा फॉल्ट यहाँ पे नहीं है, मतलब प्रॉपर केयर एंड कॉशन है। फाइंड हिमसेल्फ इन सच पोजिशन दैट बिफोर ही कैन स्टॉप हिज वेसल। अगर वो वेसल को रोक देता है, उसके पहले उसे ऐसा लगता है ही मस्ट इंटरवेटिवली रन डाउन अ बोट बी विथ 20 and 30 पैसेंजर। अब यहाँ पे दो सिचुएशन आ गई, ये एक बोट हो गया, ये दो बोट हो गया। ठीक है, अब ये बोट एक रास्ते से जा रहा है, इधर से अब जा रहा है। अब ये बोट हो गया आपका बोट बी और ये बोट हो गया सी। अब इसमें 20 से 30 पैसेंजर हैं। अनलेस ही चेंज द कोर्स ऑफ हिज वेसल that by changing his course he must incur risk of running down a boat C with only 2 passengers। अब इसमें सिर्फ 2 पैसेंजर्स हैं, एक में 20 और 30। अब यहाँ पे विदाउट एनी इंटेंशन, यहाँ पे क्या है इसका? विदाउट एनी इंटेंशन टू रन डाउन बोट C in good faith for the purpose to avoiding a danger of passengers in the boat B। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वो पर्सन क्या करता है? सी को रन डाउन कर देता है। ये जो नाव है यहाँ पे आके इसको रन डाउन कर दी। क्यों रन डाउन की? कि ये जो 20 से 30 पैसेंजर्स हैं ये सेफ हो जाएं, और ये इस चीज़ के लिए ही इज़ नॉट गिल्टी ऑफ एन ऑफेंस सो ही मे रन डाउन द बोट सी बाय डूइंग एन एक्ट विच नो was likely to cause the effect if it be found as a matter of fact that the danger which he intended to avoid was such as to excuse him in incurring the risk of running down the boat C। उसको पता था अगर मैं बोट सी की तरफ जाऊं तो सिर्फ 2 पैसेंजर जाएंगे, लेकिन उन 2 पैसेंजर्स की वजह से 20 और 30 बच्चे बच गए। एज एग्जाम्पल एक और आप एग्जाम्पल बहुत ही फेमस है कि एक पटरी है, रेल पटरी है और उसके 2 रास्ते हैं। एक साइड से इस पे 2 लोग हैं, इस पे 5 लोग हैं, तो ये ट्रेन का ड्राइवर क्या करेगा? मान लीजिए उसका इंटेंशन है कि मुझे मारना है, तो वो चाहे तो 5 लोग की तरफ भी मोड़ सकता है और 2 लोग की तरफ भी मोड़ सकता है, लेकिन उसको पता है कि 2 लोग सिर्फ मरेंगे लेकिन वो 5 लोग बच जाएंगे। तो वो क्या करेगा? बिग हार्म को प्रिवेंट करने के लिए ये 2 लोगों को, ठीक है, इन दोनों लोगों की भी राइट्स हैं जिंदा रहने की, पर्सनल लिबर्टी भी है, लेकिन यहाँ पे ये पर्सन के पास सिचुएशन ऐसा है कि वो बिग हार्म को प्रिवेंट करने के लिए स्मॉल हार्म उसको कमिट करना पड़ता है, इसके लिए वो गिल्टी नहीं होगा। दूसरा, अगर हम ये बात करें जो हमारा शुरू में इलस्ट्रेशन देखे उसमें जिसमें 5 घर थे,
जिसमें एक घर जला सकते हैं और बाकी सबको बचा सकते हैं, ऐसे क्राइम को भी एक स्मॉल क्राइम करके बिग हार्म को प्रोटेक्ट करना, ये हमारा हो गया नेसेसिटी। तो अपनी नेसेसिटी के बाद देखें तो आगे के लेक्चर्स में हम लोग आगे के जो भी सेक्शंस है जनरल एक्सेप्शंस के एज वेल एज राइट और प्राइवेट डिफेंस देखेंगे। आज हम लोग देखें सेक्शन 14 से लेके 19 तक, जहाँ पे आपको जस्टिफाइड बाई लॉ, साथ साथ सबसे पहले आपको मिस्टेक ऑफ फैक्ट वाला मिला, दूसरा आपको ये जस्टिफाइड बाय लॉ, जो भी जस्टिफाइड बाय लॉ, ये आपको सेक्शन 17 हो गया, ये हो गया 14, साथ साथ हो गया जो भी आपका 15 और 16 जो जज एक्ट करता है, और साथ साथ उसके जो ऑर्डर्स पे जो एक्ट करते हैं, जो कि आपका 15 और 16 में है। फिर 18 की बात करें, एक्सीडेंट, जो कि आपका सेक्शन 18 में है। फिर क्या, स्मॉल हार्म टू प्रिवेंट बिग हार्म, ये हमारा हो गया। अब इसके बाद वाले लेक्चर्स पे हम लोग देखेंगे जहाँ पे क्रिमिनल इंटेंट नहीं होता है और वो क्राइम हो जाता है, जिसमें एक्ट ऑफ चाइल्ड, इंटॉक्सिकेटेड पर्सन, साथ साथ अनसाउंड माइंड, ये सब के द्वारा क्राइम को देखेंगे 7 से 12 प्लस बिलो 7। आज के लेक्चर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।